ओके, तो मैं ये बता रहा था कि हम जब भी करंट की डायरेक्शन मेजर करते हैं या लेते हैं तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन लेंगे? कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे। ये जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है इसे बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन ये है कि आउटसाइड दी बैटरी ये हमेशा आपको दिखेगा हायर पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड की तरफ बह रहा है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा दिमाग में जो है पचता नहीं है स्टूडेंट को कि सर इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन जो है आप उल्टा ले रहे हो। तो वो उसका रीजन ये होता है कि क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है ना, हमें ऑलरेडी पता है कि बैटरी से अगर कोई वायर कनेक्ट कर दो तो कुछ बहता है वायर में कुछ बहता है, करंट बह रहा है। ठीक है ना, करंट बह रहा है हम ऐसा बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि सर करंट तो बह रहा है लेकिन करंट है क्या, तो आप बोलोगे कि सर चार्ज चार्ज बह रहा है। कौन सा चार्ज? चार्ज भी दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बह रहा है? तो उस समय तक पता नहीं था। आज से 250 साल 200 साल पहले अगर आप जाओगे तो उन्हें पता था कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता हुआ करता था कि कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है उसमें। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टाइप है। तो ये 100 साल पहले ही पता चला। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कन्वेंशन मान लो, हमें पता तो है नहीं अंदर क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन कौन सा चार्ज हमें तो ये पता ही नहीं। तो उन्होंने एक कन्वेंशन मान ली कि मान लेते हैं, कन्वेंशन मतलब मान लेना कि हम ये मानेंगे कि बाहर जो है बैटरी के बाहर हमेशा करंट हाई पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल एंड की तरफ मूव करेगा और इनसाइड दी बैटरी उल्टा। ठीक है। लेकिन जब जे जे थॉमसन ने पहली बार आज से 100 लगभग 118 साल हो गए, 1902 या 1905 के करीब जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो हमें पता चला कि अंदर जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और इसके साथ एक और दिक्कत आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो डायरेक्शन मैंने मानी थी कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फिर उन्हें एक और डायरेक्शन माननी पड़ी कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की डायरेक्शन उल्टी है। लेकिन ध्यान देना, हम चलेंगे ही नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब? अब ये बिल्कुल वैसी चीज है कि भैया जैसे आप शुरू से, इंसान जो है ना चेंज नहीं होना चाहता टाइम के साथ। जब उन्हें पता चल गया था कि भाई गलत कर रहे हो आप, तो डायरेक्शन चेंज कर लेते। उन्होंने बोला कि जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट से कोई मतलब नहीं है, हम कन्वेंशनल ही डायरेक्शन लेंगे। सारे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए कन्वेंशन डायरेक्शन ली जाती है। ठीक है। चौथा, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो इसकी डायरेक्शन है, still it is a scalar quantity. Why? Because it does not follow, कोई पूछ लेगा why it is a scalar quantity, तो आपको बताना आना चाहिए it does not follow triangular law of vector addition. ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। तो क्या फॉलो करती है? ये फॉलो करता है, करंट फॉलो करता है जंक्शन लॉ। ध्यान दें, इट फॉलोज जंक्शन लॉ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। मतलब ये है कि जंक्शन आप लोगों ने देखे होंगे, जंक्शन वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक दो से ज्यादा वायर, वैसे दो वायर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, दो वायर भी जोड़ सकते हो, आप खुद बनाते हो जंक्शन। अगर आप घर पे जो है अगर आप देखोगे तो कई जगह पे एक से ज्यादा वायर, एक से ज्यादा वायर बोल रहा हूँ। ठीक है, दो वायर का भी जंक्शन बन सकता है, तीन का ही बन सकता है। तीन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तीन वायर आके जुड़ रहे हैं। अगर इस वाले वायर में एक सेकंड में 2 कूलाम चार्ज आ रहा है, एंटर कर रहा है, और इस वायर से 6 कूलाम एक सेकंड में आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वाले वायर से, तीसरी वायर से 8 कूलाम पर सेकंड लीव करेगा।
अगर एक वायर से एक सेकंड में 2 कूलाम आ रहा है, दूसरी वायर से एक सेकंड में 6 कूलाम आ रहा है, तो तीसरी वायर में एक सेकंड में 8 कूलाम बाहर जाएगा ही जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कभी कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी पिछली क्लास में। किस किस को याद है कंटिन्यूटी इक्वेशन? याद है किसी को कंटिन्यूटी इक्वेशन? यस, कहाँ पढ़ी थी कंटिन्यूटी इक्वेशन? हाँ जी। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ पढ़ी थी किसी ने? तो मुझे बताए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी? बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। समझने की कोशिश किया करो। फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ के निकल लिए, फॉर्मूले रटने नहीं होते। ध्यान देना, समझने की कोशिश करो। किसी को याद है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ऐसा बोला करता था कि अगर मान लीजिए एक पाइप है, उसके एक एंड से एक सेकंड में 10 केजी पानी अगर एंटर कर रहा है, 10 केजी पानी एक सेकंड में, तो 10 केजी पानी लीव भी कर जाना चाहिए। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाऊं तो वो ये कहती है कि जितना एक कोई भी पाइप का एक सेक्शन ले लो, पाइप के सेक्शन में एक जगह पे एक एंड से अगर एक सेकंड में 10 केजी पानी, पानी यानी कि फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब यहाँ पे पानी है, ठीक है ना। एक सेकंड में अगर 10 केजी कोई फ्लूइड एंटर कर रहा है तो एक सेकंड में 10 केजी फ्लूइड बाहर भी निकल जाना चाहिए। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन का जब आप, ये नाम है ठीक है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन नाम है ठीक है। जब आप कभी इंजीनियरिंग करोगे, और डेफिनेटली इंजीनियरिंग या बीएससी तो करोगे ही मैक्सिमम लोग, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आती है ना, तो मैक्सिमम चीजें, अगर जैसे मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स आती है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट करूं इंजीनियरिंग की, तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि लॉज वही है। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होती है, उसका एनालॉग है जंक्शन लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहता है जंक्शन लॉ? किसी भी एक जंक्शन में कुछ करंट एंटर कर रहा है, कुछ एंटर मतलब कुछ चार्ज एंटर कर रहा है, एक सेकंड में कुछ चार्ज एंटर कर रहा है। देखो इस वाली वायर से कितना आ रहा है? 2 कूलम। दूसरे वाली से कितना आ रहा है? 6 कूलम। तो जितना चार्ज एंटर कर रहा है एक सेकंड में, तो उतना बाहर भी निकल जाना चाहिए। तो कितना बाहर निकल रहा है? 8 कूलम। देखो, ये जंक्शन लॉ है। I1 I2 एंटर हुआ और लीव कितना करा? I3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I3 इज एग्जैक्टली इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कैसा एडिशन है बताएगा कोई? इज इट अ वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक एडिशन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो कहीं नहीं लग रहा। हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि I3 इज I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, तो फिर मैं बोल सकता था कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ ऐसा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। फोर्थ हो गई, अच्छा। ध्यान से समझना, अब मैं जो जो पॉइंट बताते जा रहा हूँ वो लिखते जाना, समझते जाना, क्योंकि जरूरत पड़ती रहेगी। बाकी इसमें करंट है ही नहीं, एक्चुअली में करंट में और कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का अंतर बता दो क्या है। क्यों बता रहा हूँ? अभी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो आप करोगे ही करोगे, डायरेक्ट करंट तो अभी करोगे। आप पूरा पूरा चैप्टर डायरेक्ट करंट का ही है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। हाँ, कोई पूछ ले तो आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आपसे कोई ग्राफ पूछ ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक एक मार्क्स में आएंगे, तो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है। अगर मैं बोलूं आई और टी के बीच में, आई क्या है? करंट, और टी क्या है? टाइम।
के बीच में ग्राफ बताओ। तो आप बोलोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसा है, फिक्स्ड है ना, फिक्स वैल्यू है, और ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता। तो देखो ऐसा है, आया कुछ समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, फिक्स्ड फिक्स वैल्यू है, आपको पता चलेगा। हम अब जो सर्किट करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जो सर्किट करते हैं, उसमें कभी भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। करंट की डायरेक्शन एक ही तरीके से चेंज हो सकती है। अगर बैटरी को आप उल्टा लगा दो, बैटरी अगर ऐसे ही लगी है ना, ध्यान देना, बैटरी अगर ऐसे लगी हुई है, ये सर्किट है मान लो ऐसे, अब सर्किट सॉल्व नहीं करा रहा हूं लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर बैटरी ऐसी लगी हुई है और बैटरी को आप फ्लिप नहीं कर रहे, तो आप ध्यान दो, ध्यान से समझो कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा बाहर, वो हमेशा ऐसे ही करेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। दिख रहा है, एक ही डायरेक्शन है। कुछ आया समझ में कि नहीं क्या बोला मैंने? हाँ सर। अब सोचो, अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी, देखो मैग्नीट्यूड चेंज करने का तरीका क्या है वो देखेंगे हम ही अभी। ओम्स लॉ में जो है मैग्नीट्यूड करने का तरीका, चेंज करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर पढ़ा होगा ओम्स लॉ तो आप अभी बता दोगे। ओम्स लॉ क्या होता है? E इक्वल टू B इज इक्वल टू IR। आई आर, है ना, आई आर होता है। V यहाँ पे क्या है? वोल्टेज ऑफ बैटरी, करंट I है, और R क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ सबसे बढ़िया तरीका क्या है करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कराने का? कौन मुझे बता देगा? अगर मुझे करंट की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या करूं? सर वोल्ट इंक्रीज कर सकते हो। हाँ, दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा, मतलब बैटरी ऐसी लगा दूं कि जिसका वोल्टेज चेंज होता जाए, जैसे 12 वोल्ट है, कभी 10 हो जाए, फिर 11 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 4 हो जाए, ऐसा। या दूसरा तरीका ये है कि वोल्टेज को वैसे रखूं भी, बट आर को चेंज करूं। आर को चेंज करने का तरीका क्या होता है? आप क्या करो, रियोस्टेट लगा दो। रियोस्टेट पता है ना क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट करोगे, रियोस्टेट बहुत जगह यूज होगा। बल्कि मैं ही आपको दिखाऊंगा रियोस्टेट जो है कैसा होता है। बना के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको दिखा दूंगा, पिक्चर से दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होगा? रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आप बैटरी को वही रखो और रेजिस्टेंस को चेंज करना स्टार्ट करो, तो भी आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाओगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे ऐसा कोई काम किया नहीं जाएगा। कहाँ पे? इस सर्किट में। एटलीस्ट आप जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो वहां पे कुछ नहीं किया जाएगा ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसा शो किया। देखो मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। डायरेक्शन कब चेंज होती है? देखो अब, देखो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट दिखाता हूँ आपको। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस विद टाइम। ये टाइम के साथ चेंज करता है। कैसा होगा देखना जरा, मैं बता रहा हूँ अभी, देखना जरा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना इस चीज। ऐसा, ये मैंने एक तरीका बताया, एक पैटर्न बनाया, ठीक है ना। इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है। कैसे पता चला? देखो ध्यान से समझना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, कि अब मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, देखो करंट का। यस। तो यहाँ पे पहली चीज हो गई कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग नेचर है, ध्यान देना। यहां से यहां बताओ क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड घट रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, अब जैसे ही यहाँ पहुंचते हो, इस टाइम के बाद देखो क्या हुआ, करंट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव करंट का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे कि सर नेगेटिव करंट का मतलब, नेगेटिव करंट का मतलब क्या है? करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। बात समझ में आ रही है क्या? यहां से देखो, यहां से यहां तक ऐसे, ये करंट क्या है? नेगेटिव है। तो डायरेक्शन भी चेंज कर ली, करंट ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली। तो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप समझ में आया सभी क्या बोला है मैंने। यस सर। तो कोई भी आपसे पूछ ले
कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में अंतर क्या है, दोनों ग्राफ बना के दिखा देना, ये दोनों बना देना, ठीक है ना, दैट्स इट। तीसरा देखो पॉइंट्स लिख रहा हूँ, बेटर ये है मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंट्स में ज्यादा अच्छा रहता है, एक एक पॉइंट पता चलता जाएगा आपको। छठा और क्या है, ध्यान देना, इन कंडक्टर, ध्यान देना, इन कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। कंडक्टर में हमेशा क्या होता है, कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ध्यान देना। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। कंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया, फिर और क्या होगा? आप बोलोगे क्या सर इंसुलेटर में भी होता है? हाँ मैं बोलूंगा इंसुलेटर में भी होता है। इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर हो गया, इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। मैं दोनों लिख देता हूँ, कंडक्टर और इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर नहीं करूंगा क्योंकि सेमी कंडक्टर एक अलग चीज है, सेमीकंडक्टर बिल्कुल अलग है। तो आप 14 चैप्टर आपके लिए सेमीकंडक्टर ही है, पूरा सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहलाती है, ठीक है ना। तो उसमें अलग है, वो कॉन्सेप्ट ही अलग ही लिया जाता है। कोई आपसे पूछ ले कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, क्या नहीं फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कौन से चार्ज मौजूद होते हैं कंडक्टर में? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स है ना। तो प्रोटॉन्स के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, कौन बताएगा क्यों नहीं करेगा? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए आपने ये एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे बैटरी क्या अप्लाई कर देगी, बैटरी की वजह से अंदर कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ऐसे इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, दोनों को मैं अलग कलर से शो कर देता हूं। ये है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हर जगह पे है पॉजिटिव चार्ज। ये है प्रोटॉन्स, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कुछ, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, किस तरफ ड्रिफ्ट करते हैं हमेशा? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो इस तरफ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रोटॉन नहीं कर पाते। प्रोटॉन क्यों बैठे हुए? प्रोटॉन कहाँ बैठे हुए? प्रोटॉन बैठे हैं एटम के न्यूक्लियस में। और एटम कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कोई बताएगा? ये जो एटम्स हैं किसी भी मटेरियल के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इलिप्स। क्या बनाते हैं? मैम ने पढ़ाया होगा ना, एफसीसी बीसीसी कुछ पढ़ाया नहीं है अभी? हाँ सर पढ़े हैं ना। तो बता दिया करो ना यार, एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, सब पढ़ाया ना। अब ना रिलेट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी है रिलेट करना आना चाहिए। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं जो बहुत सारे, जैसे एफसीसी बीसीसी, पूरा स्ट्रक्चर जो है अंदर मटेरियल को देखोगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है, क्या बताते हैं, बनाते हैं? लेटेस्ट स्ट्रक्चर। हाँ सर। तो ये जो एटम्स हैं ये किसी भी मटेरियल के अंदर क्या बनाते हैं, एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। और लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एटम्स हिल नहीं सकता अपनी जगह पे। एटम जो है कहाँ बैठा रहता है? एटम जो है, हर एक एटम ऐसे जो है अपनी जगह पे बैठा हुआ है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन मूव नहीं कर सकता। ध्यान देना, ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूँ, और ये मैंने थोड़ा बहुत जो है ना आपको बताया था वहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बताया था, अगर याद होगा। स्प्रिंग ब्लॉक बॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्प्रिंग बॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। तो ये एटम सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के अंदर ही क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एटम के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है ना, तो वो मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर
मैं आपसे बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आप ध्यान देना, फिर आप करंट कैसे निकालोगे। करंट होता है Q/T, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर आप इस सेक्शन पे बैठ जाओ, यहां बैठ गए, इससे क्या गुजर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन ली, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए, आपने बोला 1000 इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता होगा आपको, क्या होगा, Ne। तो ये फॉर्मूला भी कई बार दिख जाता है। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। flowing through the section AB, ये भी है, इन टाइम T। आई होप समझ में आया होगा ये क्या बोल रहा हूँ। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज flowing through the section of any wire, find out how much electron। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स will flow through this section in 1 second। एक सेकंड में उसी सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, देखो ये फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वायर की बात हो रही है। वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, 1.6। मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना, सिर्फ 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कितने टाइम में, एक सेकंड में। तो एन निकालना है बस, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। फाइंड आउट हाउ मच इलेक्ट्रॉन। बताओ जरा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Ne/T। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपको। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। I है 10, एन निकालना है, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 चार्ज हो गया, और कितने सेकंड में, एक सेकंड में। अगर 10 सेकंड में बोला जाता तो 10 लिख देते बस, और कुछ नहीं था, ठीक है। तो एन आ जाएगा आपका 10/1.6 10⁻⁻19, ये जाएगा ऊपर। तो 10 को जब 1.6 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 6.25। ये बहुत पता ही है आप लोगों को। यस, आवाज आ रही है मेरी। यस सर, आ गई। ओके, ठीक है। ये है, ध्यान देना, याद रखना, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए, अब क्या होता है, दुनिया में सिर्फ कंडक्टर ही है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे 7th यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यस कौन बताएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और कहाँ होते हैं, कहाँ यूज करते हैं जनरली।
सर इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं, जैसे CuSO4 हो गया, है ना, कॉपर सल्फेट जिसे आप नाम देते हो, फिर एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये अलग अलग नाम है जो इलेक्ट्रोलाइट के हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होता है कि CuSO4 को जैसे ही आप पानी में डालते हो, ये जो Cu और SO4 है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है? आयोनिक बॉन्ड। हाँ, आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है। ये आयोनिक बॉन्ड जो होता है ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड रहता है, ये वीक बॉन्ड रहता है। अब जैसे ही आप, अच्छा ध्यान से समझना, ऐसा क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि ये आपने देखा होगा कई बार, आपको केमिस्ट्री में बताया होगा, केमिस्ट्री में बताया जाता है बेसिकली, जैसे जैसे आप पानी में डालते हो तो Cu अलग हो जाता है, SO4 अलग हो जाता है ना। यस सर। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है ध्यान से समझना। कौन मुझे बताएगा इस पे चार्ज कितना होगा? कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए? SO4 को। कितना चार्ज आ गया? +2e। समझ में आ गया? हाँ सर। और SO4 पे कितना आ गया? -2e। ठीक है। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी, ध्यान देना, एयर में, तो वो कितनी लग रही थी? ध्यान देना, K2E/2E/r²। ये चीज समझ में आई क्या बोला है? यस सर। आर भी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है। अब इमेजिन करो इसे उठा के वाटर में डाल दिया तो क्या होगा? आप मुझे बता सकते हो वाटर में क्या होगा? बताएगा कोई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है ना, याद होगा अगर आपको। ठीक है। यस। तो अब CuSO4 पे कितनी फोर्स लगाएगा इन वाटर? एयर में जितनी लग रही थी या वैक्यूम में जितनी लग रही थी उसका 1/80 टाइम्स। क्या बात आ गई समझ में? हाँ। तो फोर्स बढ़ी कि घटी? घटी। घट गई। तो इसलिए क्या होता है, पानी में जैसे ही आप डालते हो CuSO4 को, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो घट जाती है, तो वो इतनी घट जाती है कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, Cu और SO4 अलग अलग हो जाते हैं। क्या बात आ गई समझ में? हाँ। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे आपको, और दोनों फ्री हैं। ध्यान देना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों फ्री हैं ऐसे, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये हायर पोटेंशियल पे है ये एंड, और ये है लोअर पोटेंशियल पे। क्या अंदर सेटअप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। अच्छा, जैसे ही आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। अब क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हैं? फ्री है ना, हाँ दोनों फ्री हैं, तो प्रोटॉन किधर भागेगा? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं, लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगा ऐसे। और इलेक्ट्रॉन का भागेगा, इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा। या कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे सोच लो कि प्रोटॉन भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन भागेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात आगे समझ में कि नहीं आई? यस सर। तो करंट जो आएगा इलेक्ट्रोलाइट में वो दोनों के फ्लो की वजह से आएगा, दोनों के मूवमेंट की वजह से आएगा। तो मैं यही लिखाना चाहता था, इन इलेक्ट्रोलाइट द करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ चार्जेस। कौन कौन से चार्ज? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ। तो अब मैं करंट लिख देता हूँ, ध्यान देना, करंट है Q/T। अब क्योंकि दोनों फ्लो कर रहे हैं तो दोनों की वजह से आएगा, ध्यान देना, NE
एन पी ई बाई टी। किसी को समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? एन पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? ई जो है चार्ज है, और चार्ज दोनों पे सेम रहता है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द चार्ज सेम रहती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर पॉजिटिव क्यों दिया, प्लस क्यों किया? दोनों दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों को प्लस क्यों कर रहे हैं? तो प्लस इसलिए किया जाता है कि ध्यान देना, ध्यान से समझना। पहला करंट तो आया किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से। पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो करंट आएगा वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा। एनपी आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से आएगा करंट, वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा। कुछ आया समझ में? यस, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है? ऑपोजिट। तो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो डायरेक्शन लेते हैं वो किस तरफ लेते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो ये तो प्रोटॉन की वजह से आया, प्रोटॉन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आया वो आया अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान देना, ये है करंट ड्यू टू ई। आई ई जो है वो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्लो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से? तो करंट की डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन नहीं लेते। तो दोनों एक्चुअल में एक ही डायरेक्शन है, आईपी और आईई, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जो करंट आएगा वो कुछ आ रहा है ऐसा, ध्यान देना। ये है आईपी और ये है आईई, और दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। क्या बात आगे समझ में कि नहीं आई? हाँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि, वैसे तो मैं अभी क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं एक एक चीज करवा रहा हूँ आपको और एक एक क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ ताकि समझ में आते जाए, ठीक है ना। शीट में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। इन इलेक्ट्रोलाइट number of protons and number of electrons flowing in 1 second are 6 into 10 raised to power 19 and 12 into 10 raised to power 19. Find out the total current flowing in electrolyte. अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको एक चीज पता चलती है। क्या पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटोन किस तरह फ्लो कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, एक सेकंड में फ्लो कर जा रहे हैं किसी भी सेक्शन से। किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं? लगभग दुगने फ्लो कर रहे हैं एक ही सेक्शन से, एक सेकंड में। ध्यान देना, उसी सेक्शन से। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये सेक्शन है, मान लो ऐसे सेक्शन है, तो यहां से प्रोटोन प्रोटोन फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ये प्रोटोन है ऐसे, ये प्रोटोन है। एक सेकंड में कितने फ्लो कर गए? 6 into 10 raised to power 19। हाँ, ये इतने प्रोटॉन्स फॉलो करेंगे। ये हो गया आपका एनपी। और इलेक्ट्रॉन उल्टे जा रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन उल्टे जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बता दो जरा कि क्या आंसर है। करंट निकाल सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। करंट होगा ई एन ई प्लस एन पी बाई टी। ई है 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, ठीक है। ई की वैल्यू डालनी है, प्लस माइनस नहीं लेना, ठीक है ना। एन ई और एन पी, तो एन ई और एन पी
6 इंटू 10⁻19, 12 इंटू 10⁻19, दोनों ऐड करो और कितने में फ्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में कर रहे हैं, तो 1 सेकंड से बस डिवाइड कर देना, दैट्स इट। करंट आपका आ जाएगा 10⁻19 बाहर जाएगा, कैंसल आउट हो गया, आंसर बचा 1.66 प्लस 12 बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी 18 इंटू 1.6 बाय 1। 18 इंटू 1.6 कितना आ रहा है? 28.8। 28.8। ओके, बहुत बढ़िया, 28.8 एम्पियर इज द आंसर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है, बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है, बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो करता है, ध्यान देना, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई आपसे पूछे कि बैटरी के अंदर करंट कैसे जाता है, भाई बाहर तो समझ में आता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, बैटरी के अंदर क्या फ्लो करता है? तो आप बोलोगे कि बैटरी के अंदर सर बैटरी के कुछ एनर्जी क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज कैरियर है। कौन से चार्ज कैरियर हैं? ये देखो, ये Cu और SO4। अगर आप CuSO4 डालोगे तो Cu और SO4 चार्ज कैरियर्स हैं, इन्हें चार्ज कैरियर्स बोले जाता है। तो चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है, आप ये बोलोगे। बात आई समझ में? Cu 2 पॉजिटिव वो किस तरफ करेगा? आप बोलोगे कि Cu 2 पॉजिटिव करेगा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की तरफ, और SO4-2 किस तरफ करेगा? लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इन दोनों की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में करंट बहता है। क्या बात आ गई समझ में? यस सर। ओके, एंड लास्ट केस 8, लास्ट केस है, फिर मैं आगे चलूंगा। 8 ये केस मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या है। आपने देखा होगा कि एक एटम में सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं एक जगह पे खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो गया, ध्यान देना, यहां खड़ा हो गया, छोटा सा मेरा साइज है, और मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रिवॉल्व करता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, मान लीजिए एफ, मैं फ्रीक्वेंसी नाम दे रहा हूँ। तो हम मॉडर्न फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, बट इमेजिन कर लो कि ये 10⁶ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड लगा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कितने, 10 लाख रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो 1 सेकेंड में यही इलेक्ट्रॉन मुझे फ्लो करता हुआ दिखेगा यहीं से। यस सर। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हो गया, 1 सेकेंड में मुझे ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है, ऐसे कितनी बार जाते हुए दिखेगा इसी जगह पे? 10⁶ टाइम्स जाते हुए दिखेगा 1 सेकेंड में। तो यहां कुछ करंट आएगा? एक ही जगह पे 1 सेकेंड में 10⁶ टाइम्स बार यही इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या आता है? करंट आता है। हाँ कुछ आ रहा है सर। समझ में? तो आप ऐसे सोचो कि ये पूरा का पूरा जो है, ये जो पूरा को पूरा ऑर्बिट है, ये एक तरीके से आप ये बोलोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। और आप ये बोलोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ऑर्बिट है अपने आप में करंट कैरिंग लूप है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, टर्म्स समझना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या नाम दे रहा हूं इसे?
this orbit is itself act like a current carrying loop. किसी को याद है 10th क्लास में कहीं पढ़ा होगा करंट कैरिंग लूप? यस सर। एक वायर हुआ करता था जिसे हम दोनों एंड से जोड़ दिया करते थे, तो बीच में एक बैटरी लगा दो, ऐसे देखो ऐसे। अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे बताओ इसमें करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा ऐसे? तो ये करंट कैरिंग लूप बन जाता है। करंट कैरिंग लूप अपने आप में क्या होता है, किसी को याद है क्या था? करंट कैरिंग लूप में अगर करंट फ्लो करवा दो तो क्या कैसे एक्ट करता है? 10th क्लास में थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ये सब करेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर। बहुत बढ़िया, करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक मैग्नेट का काम करता है। 10th क्लास में कहीं पढ़ा होगा करंट कैरिंग लूप इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। हाँ सोलोनॉइड है क्या सर ये? नहीं, अभी सोलेनोइड छोड़ दो। सोलेनोइड में एक प्रॉपर्टी होती है, वो सोलेनोइड में देखेंगे। अभी तो आप बस ये देखो कि एटम अपने आप में करंट कैरिंग लूप की तरह काम करता है। और करंट कैरिंग लूप क्या होती है? एक मैग्नेट होती है जिसमें साउथ और नॉर्थ पोल दोनों रहते हैं। यानी कि मैग्नेट के अंदर कुछ, एटम के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो हैं ही, क्योंकि चार्जेस हैं उसके पास, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज तो आएंगी। लेकिन मूवमेंट की वजह से, चार्ज के मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आती है। तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये मैं बताना चाहता था, ठीक है, अभी बता दिया है क्योंकि बाद में काम आएगा आपके। बात समझ में आई? यस सर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ध्यान देना, दी डायरेक्शन ऑफ करंट in atom is opposite to the direction of movement of electron। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, करंट उल्टा फ्लो कर रहा हो। कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? तो कुछ नहीं है, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, मुझे बताओ कि इस जगह से जहां पे मैं खड़ा था, वहां से ये इलेक्ट्रॉन मुझे कितनी बार मूव करते हुए दिखा? 10⁻⁶। 10⁻⁶। 10⁻⁶, ठीक है। तो और 10⁻⁶ क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली करना क्या चाहिए? अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है, ये होगा टोटल चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यही होगा। अच्छा, टोटल चार्ज कितना फ्लो करा? ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10⁻⁶ टाइम्स एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए दिख रहा है। तो क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन बार बार आता जा रहा है उसी जगह से, इस जगह से वही इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जा रहा है, दिख रहा है मुझे। तो 10⁻⁶ टाइम्स इनटू चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस सर। इतना चार्ज फ्लो करते हुए दिखेगा कितने टाइम में? 1 सेकंड में। कुछ आया समझ में कि नहीं? क्या यस सर। तो आंसर क्या है बना, सोचो। अगर ये कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं तो फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। ये क्या है? ये है एफ और ये क्या है? ई। तो आंसर क्या आ गया? सीधा एफ ई। कुछ आया समझ में कि नहीं? यस सर। दैट्स इट। ये बस आप एफ ई कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। एफ ई, फ्रीक्वेंसी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो है कैलकुलेट कर लिया होगा। एफ यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर आपको बोला जाए कि करंट कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप बस ये बोलोगे कि सर मुझे फ्रीक्वेंसी बता दो, आप फ्रीक्वेंसी से मैं कैलकुलेट करूंगा। फ्रीक्वेंसी इंटू ई। ई यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना।
अच्छा, और देखो एक और चीज है, अब ये तो है ही फॉर्मूला बिल्कुल, मैं इसका थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, इसी में आप थोड़ा सा और इजीली कर पाओगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, मान लो ऐसे भाग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो v क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। v इज स्पीड और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मुझे बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाएगा, मैं स्पीड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्पीड बता दो जरा क्या होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एक सेकंड में, एक सेकंड सॉरी एक चक्कर जब लगाएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा, देखो ऐसे ऐसे पूरा एक चक्कर लगा के आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस मूव कर चुका होगा? 2 pi r। हाँ बहुत बढ़िया, 2 पाई आर। और जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते थे, किसी को याद है क्या बोलते थे? जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम लगता है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, अगर आपको याद होगा। यस सर। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, कई बार स्पीड और रेडियस दे दिया जाता है और पूछा जाएगा करंट बताओ, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ध्यान देना, ये कभी आपने पढ़ा होगा, ये कहां पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी होता है, ये पढ़ा है आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पिछले साल पढ़ा होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड बताओ क्या आया, टाइम पीरियड क्या होगा? 2 pi r by speed। 2 पाई आर बाय स्पीड, बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपसे बोलूं 1 बाय टाइम पीरियड क्या होगा, 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, बताएगा कोई? फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो होगी v बाय 2 पाई आर। तो कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, क्या दिया जाएगा साथ में, आपको दे दिया जाएगा, स्पीड दे दी जाएगी और ऑर्बिट का रेडियस दे दिया जाएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब अगर आप ये देते हो, यहाँ पे डाल दोगे फ्रीक्वेंसी, तो करंट का ये भी फॉर्मूला बन सकता है, फ्रीक्वेंसी की जगह डाल दो v अपॉन 2 पाई आर और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है E, तो करंट का ये भी फॉर्मूला है। कंफ्यूज मत होना, ये और ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं, ये है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाए तो f इंटू ई कर देना, और कई बार फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली नहीं दी जाती, क्या दिया जाता है, स्पीड दी जाती है और रेडियस दिया जाता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, करंट आप निकाल सकते हो, करंट निकल गया तो आपके लिए बहुत इजी कार्य हो जाएगा, क्या आप कई चीजें बता पाओगे। अब ये चीज मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि बाद में फिर बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि करंट अभी पढ़ा रहा हूं तो बेटर ही है मैं अभी बता दूं, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो ये एग्जांपल ले रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, करंट मेरा पार्ट हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, ध्यान देना, इफ अ इलेक्ट्रॉन is moving in an orbit of radius 5 angstrom with the speed of 0.5 times the speed of light, find out the करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट आएगा वो बता दो। अब खुद डायरेक्ट समझ लो, आपको क्या निकालनी है, पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, v अपॉन 2 पाई आर। कौन बताएगा स्पीड कितनी है? 0.5 into 3 into 10 raised to power 8। बहुत बढ़िया, ठीक है, 0.5 टाइम्स दी स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 into 10⁻8। तो ये अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको आता है, पता चलता है, ये आता है 3/2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड इलेक्ट्रॉन की।
और आर कितना है, आर है 5 एंगस्ट्रॉम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, ये पता है आप लोगों को? यस सर। मीटर, ठीक है, बस हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल दो। फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 3/2 इंटू 10⁻8, 5 इंटू 10⁻⁻10। कौन बताएगा कितना आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी? 3/10, 10⁻18, 10 कैंसिल आउट हुआ, 3 इंटू 10⁻17 रेवोल्यूशन। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, या हर्ट्स। कुछ आ गया समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना क्या लिख रहा हूं मैं? सर आपने 3.14 वैल्यू ली नहीं पाई थी। और नहीं लिखा मैंने, ओ सॉरी 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 सॉरी, देखा नहीं मैंने, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। ये 2 इंटू पाई नहीं लिया मैंने, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आएगा 3/20 पाई 10⁻18। अब सही है? यस सर। ओके, एक जीरो गया तो फ्रीक्वेंसी आई 3/2 पाई 10⁻17 हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, ध्यान देना। देखो कितने चक्कर लगा लेते हैं। मैंने तो 10⁻6 बोला था, ये तो बहुत ज्यादा लगा रहा है। एक्चुअल में इतना ही लगाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। धड़ाधड़ जो है, आप एक ही जगह पे खड़े हो जाओगे तो आपको पता चलेगा 1 सेकंड में 10⁻17 रेवोल्यूशंस लगा रहा है, ये है फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि करंट निकालो, इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इस फ्रीक्वेंसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ई से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज। देखो कितना आ रहा है, 3/20 10⁻17, ये फ्रीक्वेंसी है। 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, कौन मुझे बताएगा कितना आंसर आएगा ये? 4.4 into 10⁻16। 1.6 10⁻⁻2, 4.8 डिवाइडेड बाय 300 पाई एम्पियर। अब ये कैलकुलेट कर लेना, जितना भी आ रहा है 300 पाई को, ये जितना भी आएगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। आई होप समझ में आ गया आपको कैसे किया है मैंने। क्या बात आ गई समझ में कि नहीं? यस सर। ये है सिर्फ इतना करंट है, ठीक है ना, ये आपको पूरा आना चाहिए। कौन सा करंट कैसे निकालते हैं मैंने सब बता दिया है। हमेशा क्या होता है कि ना, बच्चा सिर्फ इतना करके जाता है, इतना बता देता हूँ, बच्चा सिर्फ इतना करके जाता है, ये वाला पार्ट। ये इतना ही करके जाता है बस, Q/T, उसे सिर्फ यही, इससे मतलब है। आपको सब कुछ निकालना आना चाहिए कि किसका कहाँ पे यूज हो जाएगा। ये सब यूज करेंगे, ध्यान देना, ये सब यूज करेंगे। ये तो बहुत डिफरेंटली यूज करूंगा, मैग्नेटिज्म में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ओम्स लॉ। ये है बहुत बेसिकली यही प्रिंसिपल है। ये लॉ जो है, इसके अराउंड ही पूरा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ता है एक्चुअली। अच्छा, क्या था ओम्स लॉ, किसी को याद है? यस, बताएगा कोई, क्या था ओम्स लॉ? सर जो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मतलब करंट पासिंग थ्रू द वायर। बहुत बढ़िया। मैंने जो बैटरी लगाई थी, मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ, जो बैटरी लगाई थी मैंने, इस बैटरी ने क्या क्रिएट किया था? इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी। ये वाला एंड टर्मिनल ये आ जाएगा V पे, ये आ जाएगा 0 पे, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी।
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर गए थे। किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में ऐसे। और इसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था, करंट आया था इस तरफ। यहाँ तक मैंने अभी बता दिया था अभी तक आपको। अब ओम्स ने क्या किया? ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने? उसने अलग अलग लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया के बहुत सारे मटेरियल लिए, अलग अलग लेंथ के। ये लेंथ हो गई, ध्यान देना, ये पूरी लेंथ है, एल लेंथ, और ये एरिया है, ठीक, ये एरिया है। अलग अलग लेंथ, अलग अलग एरिया के बहुत सारे कंडक्टर लिए। कंडक्टर लिए होंगे, ठीक है ना, कंडक्टर भी ले सकते हो, इंसुलेटर भी ले सकते हो, कंडक्टर लिए मान लो, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग लेंथ के, अलग अलग एरिया के, और अलग अलग बैटरी ली, अलग अलग वोल्ट की बैटरी ली, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? उसने क्या किया कि बहुत सारे, वैसे तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मतलब इन्हीं को यूज करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या क्या किया उसने, मैं बता रहा हूँ। उसने एक ही वायर यूज किया, ध्यान देना, एक ही वायर यूज किया जिसका लेंथ और एरिया और मटेरियल फिक्स्ड है। आप ऐसे सोचो, ये जो मटेरियल है, ये जो मैंने ये वाला शो किया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये पूरा, ये एक मटेरियल है, ठीक है ना। अब इमेजिन करो ये कॉपर से बना हुआ है। उसने लेंथ और एरिया को फिक्स कर दिया। अब वो क्या कर रहा है? बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर रहा है। बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर रहा है। किस तरीके से? बैटरी रखा, अच्छा, साथ में उसने यहाँ पे क्या कर रखा है? एक एमीटर भी लगा रखा है। एमीटर इसलिए यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, ध्यान दें। एक एमीटर भी लगा रखा है। एमीटर आपको करंट मेजर करके देगा। इसको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, डीसी एमीटर बोलते हैं, ये डायरेक्ट करंट मेजर करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए ये वाला एमीटर यूज नहीं किया जाता, ध्यान देना। अब वो क्या कर रहा है? अच्छा, वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या यूज करेगा वो? उसने वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ठीक है ना। आप ऐसे सोच लो, बैटरी है, मैं पूरा ही बना दूं, ये हो गया वोल्ट मीटर, बैटरी पूरा ही बना देता। तो अगेन ये डीसी वोल्ट मीटर है, ठीक है, डीसी वोल्ट मीटर है। आप लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर देखे हैं? आपके लैब में रखे होंगे कभी, पता नहीं देखेंगे, इस साल तो आप देख नहीं पाओगे, और लास्ट में शायद देख पाओ, ठीक है। वोल्ट मीटर और एमीटर वो स्पेसिफिकली डीसी होते हैं, ठीक है ना। डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर मेजर करते हैं डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज को। ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये वाले वोल्ट मीटर आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ वोल्ट मीटर आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एमीटर बताऊंगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट बताऊंगा। अब वो क्या कर रहा है? उसने उसने ये फिक्स कर दिया, कौन सा? ये जो मटेरियल है, ये जो ग्रीन कलर का जो वायर मैंने बनाया है, ये वायर ही सोच लो अब, या मटेरियल सोच लो, ठीक है। ये मटेरियल जो है ये फिक्स कर दिया, ये अब चेंज नहीं कर रहा है। फिक्स करने का मतलब क्या है? लेंथ और एरिया फिक्स कर दिया है। हाँ, डेफिनेटली वही है, ठीक है। अब V और I चेंज कर रहा है, V चेंज कर रहा है, V चेंज करेगा तो उसने इस तरीके से चेंज किया, मान लीजिए पहले 10 वोल्ट लगाया, ठीक है, और एम्पियर की रीडिंग ली, एम्पियर की रीडिंग ली, 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर उसने वोल्टेज को बढ़ा दिया, नई बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, उसने क्या देखा कि एम्पियर कितना आ गया, करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर, 30 वोल्ट, 6 एम्पियर, ये कुछ इस तरीके से रीडिंग आ रही थी, ठीक है। अब उसने क्या किया? उसने सोचा क्यों ना मैं इस मटेरियल को हटा दूं। अगर इस मटेरियल को हटा के, ये कॉपर के लिए किया था, ध्यान देना, अब उसने क्या किया? एल्यूमिनियम के लिए लगाया, ध्यान देना, एल्यूमिनियम के लिए लगाया। एल्यूमिनियम का मटेरियल लिया, सेम लेंथ और सेम एरिया का, फिर से उसने वही काम किया, वोल्टेज 10 वोल्ट लगाया, लेकिन अब उसने देखा कि 2 एम्पियर नहीं आ रहा था, कुछ और करंट आ रहा होगा, 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। 20 वोल्ट लगाया, तो ही फिगर इट आउट, 2 एम्पियर आ गया।
30 वोल्ट लगाया, 3 एम्पियर आया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले तो एक चीज देखी कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मैं जैसे ही वेरी कर रहा हूं, ठीक है ना, तो करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, प्रोपोर्शनली बढ़ते जा रहा है। दूसरी चीज उसने ये देखी कि जैसे ही मैं मटेरियल चेंज कर रहा हूं तो करंट तो उतना नहीं फ्लो कर रहा जैसे पहले कर रहा था। कॉपर में 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर कर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम में कितना कर रहा है, 10 वोल्ट पे 1 एम्पियर कर रहा है। ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी सेम है। प्रोपोर्शनलिटी मतलब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो ही फिगर इट आउट। तो उसने सबसे पहली चीज बोली कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर is directly proportional to the potential difference applied across the wire। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि डेल्टा वी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। ठीक है, मतलब इससे तो यही पता चलता है कि जैसे जैसे आप डेल्टा वी बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसको बोला गया, क्या बोला गया यहाँ पे, आर क्या बोला गया, आर बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये रेजिस्टेंस ही जो है वो कंट्रोल करता है किसको, करंट को कंट्रोल करता है। ध्यान देना, आप देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो कॉपर को जब 10 वोल्ट अप्लाई किया था तो 2 वोल्ट 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उतनी ही लेंथ और एरिया का दूसरा मटेरियल अप्लाई किया, मतलब लगा दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो आपको पता चला कि 10 वोल्ट पे 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। मतलब आर का रोल यहाँ पे करंट को कंट्रोल करने का भी है। ठीक है ना, मतलब फॉर दी सेम बैटरी अगर आप आर को चेंज करते हो, इस कांस्टेंट को चेंज करो, ये जो कांस्टेंट है आर को इसको चेंज करो तो करंट क्या होगा, करंट वेरी कर सकता है। करंट वेरी कर रहा है तो देखो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है। बाकी चीज तो यहाँ पे सेम है कि 10 से जब जैसे मैं 20 वोल्ट करता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन तो रही है। देखो 10 से 20 वोल्ट कर रहा हूं तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना किया, करंट दुगना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस तिगुना किया, करंट तिगुना हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन तो प्रोपोर्शनलिटी तो एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है ना, डेल्टा वी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये चीज डायरेक्टली है। ठीक है, तो ये जो आर है ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इज ओम, ओहम्स। ओम्स। अच्छा, जब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अब वो सिर्फ इतने ही एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उसने क्या देखा कि उसने लेंथ चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, फिर मटेरियल चेंज कर रहा है। तो ये सब चेंज करने के बाद उसने आर भी निकाल लिया। उसने आर भी बता दिया कि आर किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, ये जो कांस्टेंट है ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा होता है। ये सब पढ़ा है आपने, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, एरिया, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। मैं थोड़ा सा आपको फिजिकली भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि लेंथ बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ये तब बताऊंगा जब मैं रेजिस्टिविटी का पूरा डेरिवेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, तब बताएंगे। दोनों को कंबाइन कर दूंगा सो यू विल गेट L by A।
टेम्परेचर पे भी करता है, लेकिन अभी मत जाओ टेम्परेचर पे, अभी मत जाओ, ठीक है ना। टेम्परेचर पे ये मैं बताऊंगा जब मैं रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन करवाऊंगा आपको। रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन है आपके सिलेबस में। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, ध्यान देना। और हमें पता भी है एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप हर मटेरियल की, आप ऐसे सोचो, आप इंटरनेट पे जाओगे तो हर एक मटेरियल की आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी, ध्यान देना, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये रेजिस्टिविटी, अब ध्यान देना, रेजिस्टेंस तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसके अलावा रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, ये डेरिवेशन बताऊंगा, ध्यान देना, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ठीक है। रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मतलब क्या होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। जैसे ही मैं पहले मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ये सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है, इसलिए मैं लिखवा सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप क्या करोगे, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि रो पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर क्या होगा, बताएगा कोई? क्या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है? नो सर। नहीं करती, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये इन चीजों पे डिपेंड करती है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, डज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी? तो इसका आंसर है यस, कर रही है। लेकिन अगर आपसे कोई उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, डज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस? नो। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो आप क्या आंसर करोगे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, किन किन चीजों पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेचर ऑफ द मटेरियल से मिलती जुलती कोई ऐसी प्रॉपर्टी आएगी जिससे आप पता कर पाओगे कि नेचर ऑफ द मटेरियल क्या शो कर रहा है, और वैसे ही टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी आएगी। आई होप समझ में आया होगा ये। R इज इक्वल टू रो एल बाई। ओम्स लॉ से रिलेटेड अभी तो कोई चीज हम पढ़ेंगे नहीं ओम्स लॉ से रिलेटेड, ठीक है। ओम्स लॉ तो मेनली किस में आएगा, जब सर्किट सॉल्व करेंगे। हम पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ डिराइव्ड करूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल आपको रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ढंग से देख लेना। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। और ये मैंने करवाए भी हुए हैं, ठीक है, करवाए भी हैं, तो ढंग से देख लेना। एनडीए की क्लास में करवाए, उनके लिए एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना, ये वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो क्या है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस बाय द वे, इसकी यूनिट क्या होगी, मुझे यूनिट बता दो जरा, कोई बताएगा इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? ओम्स मीटर, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको पता है कैसे निकालनी है।
ठीक है। If the wire of resistance 25 ohm is melted and recast into a wire whose length is 25% more than the initial wire, find out the resistance of the wire after recasting, and also calculate percentage increase, परसेंटेज चेंज बोलूंगा बेटर, इंक्रीज और डिक्रीज तो आप खुद देख लो। यस, कैसे करेंगे इसे? देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, वैसे तो मैं एक तरीका बताऊंगा अभी, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का तरीका हमेशा क्या है, आप सबसे पहले ना इनिशियल वायर बनाओगे, सबसे पहली वायर बनाओगे। सबसे पहली वायर कैसी है? ऐसी है, देखो ये लेंथ L मान लो, एरिया मान लो A, एंड रो मान लो रेजिस्टिविटी। कौन बताएगा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा रो L बाय A। आई होप समझ में आ रहा है सबको। यस सर। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है? अगर आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है? 25 ओम दिया हुआ है 20। पहले से, तो पहले ये कर लेना, ठीक है ना, ये पहले बना लेना है। अच्छा, इसके बाद आप नया वायर बनाओगे। नया वायर को क्या किया मैंने, क्या किया, इसी वायर को मेल्ट कर दिया, फिर रिकास्ट किया सच दैट जो नया वाली जो वायर है, नई वाली जो वायर है, उसकी लेंथ इससे कितनी बड़ी है? 25% ज्यादा है। मतलब L तो है ही, लेकिन L का 25% और है, तो ये है नई लेंथ। L डैश लिख रहा हूं, ठीक है, L प्राइम लिख दे रहा हूं, बेटर ये हो गया 4 से गया, तो ये आ गई 5L/4। तो जैसे ही आपने देखा, आपने क्या बढ़ाई, आप अगर आप देखोगे आपने लेंथ इसकी बढ़ा दी है, इसी वायर को रिकास्ट करके आपने लेंथ बढ़ा दी इसकी, तो इसका एरिया घट जाएगा, एरिया इसका घटेगा, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो घट जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? क्या चीज सेम है जब आप मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। जहां पे भी ऐसे वर्ड दिख जाए, ड्यूरिंग मेल्टिंग, रिकास्ट, रीड्रॉन, ये सारी वर्ड जैसे आएंगे, समझ जाना आप क्या कर रहे हो, उसी वायर को मेल्ट करके कुछ कर रहे हो, ठीक है। और मेल्टिंग में हमेशा वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मैं वर्ड्स लिख देता हूं, ध्यान देना, मेल्टिंग, रिकास्ट, रीड्रॉन जैसे वर्ड आ जाए तो ध्यान से समझना, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो लेंथ अगर बढ़ाओगे तो एरिया को घटना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लेंथ आपने बढ़ाई तो एरिया को घटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब एरिया आप निकालोगे, तो एरिया कैसे निकालोगे? आप इनिशियल वॉल्यूम लिखोगे और फाइनल वॉल्यूम लिखोगे। इनिशियल मतलब रीड्रॉन करने से पहले, मेल्टिंग करने से पहले आप वॉल्यूम लिखोगे, और मेल्टिंग करने के बाद वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है। ये करने का तरीका है, इसमें ध्यान देना। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, क्या है? A इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ ऑफ दी वायर, ठीक है, ये इनिशियल। और फाइनली क्या है? फाइनल है A डैश इंटू एल डैश, A इंटू एल, A डैश आपको निकालना है, L डैश कितना है आपका 5L/4, तो एल एल कैंसल आउट हुआ, A डैश आ गया आपका 4A/5, ये आपका एरिया है नया। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो A का ये 0.8 टाइम्स है,
घट गया, ठीक है। तो एरिया आ गया आपका नया क्रॉस सेक्शन 4a/5, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस अब आप लिख दोगे, न्यू रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, न्यू रेजिस्टेंस आएगा रो सेम है क्योंकि रो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल तो वही है, ठीक है ना, मटेरियल आपने चेंज नहीं किया। तो रो लेंथ कितनी हो गई एल डैश, एरिया कितना हो गया ए डैश। अब एल डैश ए डैश डाल दो, एल डैश कितना है 4l/5 और एरिया कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिया, 4/5 5l/4। ओके, एल आ रहा है 5l/4 और एरिया है 4a/5। 5 ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, बचेगा क्या रो एल बाय ए। एंड व्हाट इज रो एल बाय ए, रो एल बाय ए कितना है, पहले वाला ही रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो आंसर आया 25/16 ऑफ आर, 25/16 into 25, आंसर आया 625/16 ओम। ये है नया रेजिस्टेंस। इस तरीके से करना है, जब भी ऐसी टर्म्स दिखे मेल्टिंग, कास्टिंग एंड रीट्रॉन जैसे, तो इस तरीके से आपको करना है। पहले इनिशियली करने का तरीका है, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना, इसमें भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 10th क्लास में कराए जाते हैं, जो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, परसेंटेज चेंज भी निकाल दिया आपने। तो ध्यान देना करना कैसे, पहले एक वायर बनाओगे, उसका रेजिस्टेंस लिख देना रो एल बाय, फिर आप देखोगे नई वायर का क्या चेंज कर रहे हो। अगर एरिया बढ़ा रहे हो तो लेंथ घटेगी, लेंथ घटा रहे हो तो एरिया बढ़ेगा, ऐसा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल सेम कर देना, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल से आपको फाइनली अगर लेंथ दे रखी है 25% तो एरिया पता चल जाएगा, एरिया कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है ना। और फिर नया रेजिस्टेंस लिख देना, आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज चेंज अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितना है, चेंज है 625/16 माइनस 25, ये है फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल है 25 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 25। तो ये आप सॉल्व कर देना, 25 इंटू 16 कितना हो गया 400, 16 इंटू 25 ये गया 4 से, 625/400 225 इंटू 4/16 ये गया 4 से 5 56 पॉइंट समथिंग है, हाँ 56.2 के करीब आ रहा है, तो 56.2% ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन कर दो जाते जाते, ठीक है। If the radius of the wire is increased by 25% by recasting process, find out the percentage change in the resistance। अब देखो इसमें इनिशियल नहीं दिया है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपने दिया ही नहीं, आर मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रिकास्टिंग प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, तो आपको ढंग से करना ही, करते हुए करिए। पहले एक नया, पहले शुरू में एक वायर बना लो, एक वायर बना लो ऐसे, सारे करेंगे, ठीक है। लेंथ, क्योंकि अब रेडियस दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक है ना, सीधा लिख देना है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और रेजिस्टिविटी है रो। कौन बताएगा एरिया क्या, रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय πr²। अब आर ही ले लो क्योंकि दिया नहीं है ना आर, तो आर ही ले लो, ठीक, बेटर ही है। अब मैंने क्या बढ़ाया, मैंने क्या बढ़ाया, रेजिस्टेंस, रेडियस ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो आप ध्यान देना, बेसिकली मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं तो एरिया बढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब ये है। तो नया वायर जो है कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा,
अगर समझ पा रहे हो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? यस सर। जो नई लेंथ होगी वो थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि एरिया आपने बढ़ा दिया है तो लेंथ घटेगी। अच्छा, नया एरिया कितना होगा बताएगा कोई? पाई r प्लस 25% ऑफ r। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। तो एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 5, हाँ ये आएगा 5r/4, कितना आ गया 25/16 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एल डैश निकालना पड़ेगा कि एल डैश कितना आएगा, तो क्या चीज कांस्टेंट है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। इनिशियल वॉल्यूम है L इंटू पाई आर स्क्वायर, फाइनल है वॉल्यूम L डैश 25/16 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उड़ गया, L डैश आया आपका 16/25 ऑफ L। ये चीज आगे समझ में सबको? हाँ सर। यस सर। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो होगा रो में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मटेरियल सेम है, L डैश बाय A डैश। रो सेम है, L देखो L है 16L/15, नॉट 15 दैट इज 25, और एरिया है 25/16 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 16 ऊपर गया, 16 इंटू 16 256, 25 इंटू 25 625, बाकी बचा हुआ एक तरफ लिख दो, रो L बाय पाई आर स्क्वायर। और ये रो L बाय पाई आर स्क्वायर क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना आया? 256/625 इंटू आर। बढ़ा कि घटा? घटा से। डिक्रीज, घट गया, वो पता चल रहा है ना, 256/625 ये 1 से कम है, ठीक है ना, तो घट गया। तो परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज क्या होगा? चेंज अपॉन ओरिजिनल r माइनस 656/625 r, ठीक है। चेंज हमेशा कैसे निकालना? बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अपॉन ओरिजिनल था r इंटू 100, ठीक है, बहुत बढ़िया। r कैंसिल आउट हो गया, कॉमन लेके अंदर बचेगा सिर्फ 1 माइनस 256/625 इंटू 100, 625 माइनस 256/625, 25 से गया, ये 4 से गया, ये गया 25 से। 625 इंटू 256 कितना आ रहा है जरा बताना? यस 369। 369 इंटू 4, 1476/20, 59.04%। ठीक है, ये एक तरीके के क्वेश्चन है, ये रिकास्टिंग और रीमेल्टिंग वाले, ठीक है ना, ये मेल्टिंग वाले, ठीक है। आज बाकी जो है वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।
अगली क्लास में 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा और दूसरा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आज सर। ठीक है, आज 9:30 बजे जो है मैं जो है लिंक भेजूंगा, जो डाउट्स हैं आपके, जो शीट भेजी थी वो पूछ लेना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है।